Hello students, so today we are going to start our first chapter of biology, that is cell. Usually cell, C-E-L-L. क्या है ये चैप्टर हमारा? The fundamental unit of life, cell. अब यूनिट ऑफ फंडामेंटल लाइफ मतलब तो हमें पता है कि हमारी लाइक जिंदगी से कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो अगर हमारी लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है तो वो जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। सो हमारी लाइफ जिसके ऊपर कंप्लीटली हमारे फंक्शंस बेस्ड हैं, हम लोग कंप्लीटली जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो टॉपिक, वो उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये आपकी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। Now, in this chapter, we'll be studying about cell. We'll be studying about cell. Now, मैम सेल क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, है ना। मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि चलो बच्चों अपन ना सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने उनको ब्रिक का एग्जाम्पल देना चालू किया। मैंने उन्हें समझाया कि बेटा जैसे आपका जो घर होता है, घर बनाते हो आप, घर बनाते हैं ना, वो आपका घर किससे बनता है? कि मैम ईट सीमेंट इनसे बनता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ईट सीमेंट सबसे बनता है, पर बेसिक जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या चीजों को ज्वाइन करते हो जिससे कि आपकी दीवारें बनती हैं, वॉल्स बनती है? मैम ब्रिक। क्या बताया मैम? ब्रिक। कि मैम ब्रिक होता है, एंड जब ब्रिक्स को बहुत ज्यादा कंपाइल किया जाता है तो वो धीरे धीरे करके वॉल्स बनाता है। जब बहुत सारी वॉल्स ऐड हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके घर बन जाता है, एंड जो घर होता है उसमें हम लोग रहने लग जाते हैं। तो जब मैंने बच्चों को ये बात बताई कि बेटा जो सेल होता है ना, वो भी बिल्कुल हमारे ब्रिक की तरह होता है, तो बच्चों ने बोला मैम नहीं समझ आया। ठीक है, नहीं समझ आया, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं समझ आया। फिर मैंने मेरे एक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? ही सेड कि मैम मेरी फैमिली में अभी तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पढ़ाई करने आया हूँ। मैंने कहा ओ, तो आप अकेले हो आपकी फैमिली के अंदर? तो ही आस्क्ड मी कि मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी फैमिली तो बाहर है, बट मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो आई आस्क कि ठीक है, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो ना, तो तुम भी तो अकेले फैमिली हुए? कि नहीं मैम। मैंने कहा अच्छा, फैमिली क्या होती है? कि जब एक ही प्लेस पे जब बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग रिलेशनशिप के एक ही घर में रहते हैं तो वो फैमिली होती है। ओके, तो बट फैमिली बनती किससे? एक एक पर्सन से। जब एक भाई होंगे, बहन होंगे, जब मम्मा पापा होंगे, एक एक इंसान मिलकर फैमिली बनाता है। तो जैसे एक एक इंसान मिलकर पूरी फैमिली बनाता है, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। यूजुअली हम लोगों ने क्या बोला, जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल लिया ब्रिक का, कि जब ब्रिक्स जो होती हैं जब ऐड हो जाती हैं तो वो वॉल्स बनाती हैं। जब वो वॉल्स बन जाती हैं तो उसके बाद वो एक घर बन जाता है। ठीक है, जो हाउस होता है वो बन जाता है। वैसे ही सिमिलरली जब सेल, सबसे छोटी यूनिट, जब सेल हमारी बॉडी का ऐसा छोटा सा पार्ट जो एक्चुअल में हमने नहीं देखा है कभी, ये इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी आईज से इनको नहीं देख सकते हैं। हम ऐसी चीजों को, जब जो चीजें हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते, हमारी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स छोटा, स्कोप मतलब देखना। जब कोई बहुत छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ तो दैट वाज नोन एज माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप से बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनको पता लगा कि जो सेल है वो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जब एक ही जगह पे बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स जब ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल सेल है, जब बहुत सारी सेल्स एक साथ ऐड हो जाती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यूज। क्या बनाती हैं? टिश्यूज। तो हमारी बॉडी में जैसे हमारे मसल्स हैं, तो हमारे मसल्स एक टिश्यू हैं,
राइट हमारा लाइक पूरे एक एक ऑर्गन है वो एक टिश्यू का बना हुआ है। जब बहुत सारे टिश्यूज साथ में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। लाइक जैसे हमारी बॉडी में एक एग्जांपल लिया जाए तो मसल्स होती हैं, तो मसल्स ना डिफरेंट छोटी छोटी सेल्स से बनती हैं। जब उन्हें मसल्स फाइबर्स जो होती हैं मिलकर तो वो मसल फाइबर्स बनाती हैं। छोटी छोटी सेल्स हुई मसल्स की, वो मिल गई, मसल सेल्स मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, मसल फाइबर बना दिया, मसल टिश्यू बना दिया। जब मसल टिश्यू सेम फंक्शन करने लग जाते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, रिलैक्स करने लग जाते हैं, तो हमारे क्या बन जाते हैं, मसल्स बन जाते हैं। तो मसल्स हमारा पूरा एक टाइप ऑफ क्या हो गया, हमारी आउटर कवरिंग, जो कि हमें क्या कर रहा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि हम मस्कुलर वर्क कर सकें। सो सिमिलरली यहाँ पे जब सेल जो होती है ना वो बिल्कुल ब्रिक्स की तरह होते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट, पर जब तक वो नहीं होंगे वॉल्स नहीं बनेंगी। तो जब तक सेल्स नहीं होंगे टिश्यूज नहीं बनेंगे, और जब तक टिश्यूज जब मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, जैसे हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, स्टमक, सब क्या है हमारी बॉडी में साथ में अकमलेटेड है, साथ में रखे हुए हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब समझ आ गया बेटा? यही एग्जाम्पल था जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। यूजुअली सेल को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हम क्लास 8 में सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ तो लेते हैं, काफी सारी चीजों को कवर कर लेते हैं, बट स्टिल बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है। क्यों डाउट रहता है? क्योंकि सेल एक ऐसी चीज है जो हमने हमारी आंखों से नहीं देखी है, और जब तक बच्चे अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेते प्रैक्टिकली वो उस चीज को बिलीव नहीं करते। बट इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है बेटा, क्योंकि जब तक हम लोग हमारे सेल्स को कभी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। माइक्रोस्कोप होता है हमारे स्कूल की लैबोरेटरीज में। कभी भी आपके लैब पीरियड आ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो वहां पे मेक श्योर कि आप टीचर को बोलो कि वो आपको सेल दिखाएं, क्योंकि जब आप एक्चुअल में सेल को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाउ इट लुक्स। ठीक है, नाउ मैंने क्या बताया आपको, जैसे एक घर बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है। जब ब्रिक्स बहुत सारी मिलती हैं तो वो वॉल्स बनाती हैं। जब वॉल्स बहुत सारी मिलती हैं, हमारी क्या होता है, लाइक ये वाली वॉल, राइट लेफ्ट, सामने बैकवर्ड, ऊपर की जो होती है, जब ये सारी वॉल्स मिल जाती हैं तो एक रूम बन जाता है, रूम बनता है। एंड जब बहुत सारे रूम बन जाते हैं तो एक घर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सबसे छोटी यूनिट है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ये हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की। ठीक है, अब सबसे छोटी यूनिट्स क्या करती हैं, बहुत सारी नंबर्स में मिल जाती हैं। अगर एक यूनिट जो होगी तो हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे होती, इतनी बड़ी कैसे होती? आपको क्या लगता है कि एक सेल भी किसी के अंदर हो सकता है? कोई एक सेल के ऊपर जिंदा रह सकता है? यस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, हम लोग बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तेरे हाथों में तो जर्म्स हैं, बट क्या आपने जर्म्स को देखा है? क्या आपने बैक्टीरिया, वायरसेस को देखा है? नो मैम, हमने तो कभी नहीं देखा। बस मम्मा बोलती हैं क्या तुम्हें जर्म्स होते हैं तो हमेशा हाथ वॉश करके आओ। बट जर्म्स क्यों बोला जा रहा है उनको, एंड क्यों आपको आंखों से नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उनको भी हम आंखों से नहीं देख सकते। पर वो माइक्रो क्यों है? कभी हमने सोचा है कि वो इतने छोटे ही क्यों हैं कि वो हमें दिख नहीं सकते? क्योंकि उनके अंदर ओनली 1 सेल प्रेजेंट होती है। जितनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं, बॉडी ऑर्गेनिज्म उतना ही, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो उतनी ही बड़ी होती जाती है, और वो जितनी बड़ी होती जाती है उतना ही उसके अंदर क्या होता जाता है, उसकी साइज एनलार्ज होती जाती है, एंड वो उतना ही हमें विजिबल होने लगता है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास ओनली सिंगल सेल होती है, और जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल होती है वो हमें आंखों से नहीं दिख पाते। बट धीरे धीरे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके अंदर के जो सेल्स हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। इनफैक्ट हमारे अंदर तो बिलियंस, ट्रिलियंस मतलब सेल्स होंगे। हम लोग पूरे एक दिन के अंदर पता नहीं कितनी, हमारी स्किन उतर जाती है ना, लाइक हमें चोट लग जाती है,
5-6 डेज बाद हम देखते हैं कि उस चोट का नामो निशान ही नहीं होता, वो स्किन के ऊपर उसका कोई दाग ही नहीं होता, कोई भी साइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी ऊपर की जो स्किन सेल्स होती हैं वो डेली खुद को रिकवर करती हैं। जो डेड सेल्स होती हैं ऊपर की, जो मर जाती हैं, खराब होती हैं, वो जैसे ही हम बात लेते हैं वो सारी की सारी शेड अवे हो जाती हैं एंड बाकी ऊपर से न्यू जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। जब स्किन ही खुद को रिकवर करती जाएगी तो उसमें कोई भी मार्क या कोई भी हमारी जो बॉन्ड होगी या कोई भी चोट का निशान होगा तो वो कैसे रिजेंबल या कैसे दिखेगा। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेल जो होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, पर ये खुद को बड़ा करने के लिए और बहुत सारे फंक्शंस कॉम्प्लेक्स, जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती जाएगी। तो ये खुद को बहुत सारे नंबर्स में रेप्लिकेट, बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड करते जाते हैं। जब ये खुद को डिवाइड करते हैं तो ये बहुत सारे नंबर्स में कलेक्ट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? टिश्यूज बना लेते हैं। जब टिश्यूज बन जाते हैं तो टिश्यूज जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो ये अपना अपना फंक्शन करने लग जाते हैं। जैसे कोई टिश्यूज स्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई टिश्यूज मसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई टिश्यूज ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एक ब्लड बनता है तो ब्लड एक टाइप का थोड़ी ना होता है, ब्लड जो होता है वो 4-5 टाइप्स का होता है, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। तो सारी ब्लड साथ में मिल जाती हैं, तो सारे टिश्यूज साथ में मिल गए। जब सारे टिश्यूज साथ में मिल गए, उनकी बाहर की तरफ वॉल्स बन गई, तो वो हमारी क्या बन जाती हैं? आपको दिखता है ना आपके हाथों पे बहुत सारी, जब हम देखते हैं तो ये वेन्स जो होती है पतली पतली वो दिखती हैं। सो क्या है ये? ब्लड वेसल्स ही तो हैं। तो ये एक टाइप ऑफ पूरा का पूरा ऑर्गन टाइप का बना रही है। धीरे धीरे करके हमारे अलग से मसल्स बन गए, किडनी बन गया, हार्ट बन गया, ये सब अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज साथ में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। और जब हमारी बॉडी, एक सिंगल बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स फिट हो जाते हैं तो वो हमारी एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गन सिस्टम बना लेती है। नाउ जब सेल्स मिले तो उन्होंने टिश्यू बनाया, जब टिश्यू मिले तो उन्होंने ऑर्गन बनाया, और जब ऑर्गन मिले तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया। अगर आपकी बॉडी का खुद सोचो, एक भी अगर ऑर्गन हट जाए तो क्या आपकी बॉडी वर्क करेगी? नहीं, क्योंकि ये जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है? ये हमारी तरह नहीं होती है। हम लोग कैसे होते हैं? जब तक फ्रेंड्स हैं, एकदम से फ्रेंड से लड़ाई हुई, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है और मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, तुम तो मेरा फ्रेंड हो ही नहीं। बट इनमें ऐसा नहीं चलता, ना तो ये कभी एक दूसरे से हमारी तरह झगड़ा करते हैं, ना तो ये कभी भी एक दूसरे का साथ छोड़ते हैं। ये भले इनके बीच में कितनी भी लड़ाइयां हो जाए, भले हाथों को चोट लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि जो लेग होगा वो हाथों की हेल्प नहीं करेगा चलने में, कि नहीं तेरी तो चोट लग रही है ना, तू तो बैठा रहे एक जगह। नहीं, बट सारे ऑर्गन्स, लाइक अगर लेग की लग गई हमारा जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना कि स्टमक बोलता है अरे तेरे तो पैर टूट गया, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं तेरे को खाना नहीं दूंगा, तेरे को क्या जरूरत। लेकिन ऐसा थोड़ी ना चलता है हमारी तरफ। ये लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स सेम टाइम पे सेम फंक्शन करते हैं। सेम टाइम पे सेम फंक्शन ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गन सेम फंक्शन करेंगे, बट जब टिश्यूज वो बनाते हैं तो हर एक टिश्यू अलग होता है। टिश्यू कभी भी सेम नहीं होते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। जैसे हमारा ब्रेन होता है, अब ब्रेन में सोचने का फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन ब्रेन करता है इम्पल्स लेकर जाने का। अब इम्पल्स क्या होता है मैम? बेटा हमारे जो बॉडी होती है ना, तो आपने देखा है कि हम लोग एकदम से कुछ सोच रहे होते हैं, तो लाइक हमें ये कप उठाना है, तो जैसे ही हम लोग माइंड में ये डालते हैं बात कि हाँ हमें कप को उठाना है, तो डायरेक्टली हमारा हाथ जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। हमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, तब जाकर हमने कप कैरी किया और फिर हमारे मसल्स को से रखा और रिलैक्स कर दिया। तो ये जो हमारी मसल्स होती है ना बेटा, ये खुद से काम नहीं करती हैं। जो ब्रेन होता है ना वो उनको इंफॉर्मेशन देता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के वे में। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हाथों में जाती हैं और मसल्स को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि तुम्हें अब वो कप को कैरी करना है। तो हम उसको पिक करते हैं कप को एंड उसको रख देते हैं। सो दैट इज द थिंग कि ऐसे करके जो है फंक्शन चलते हैं। अब यहाँ पे जब इम्पल्स देने की बात आती है तो नर्व्स जो होता है वो इम्पल्स लेकर जाते हैं। अब नर्व्स को क्या करना है? जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन को लेकर जाना है। हमारी बॉडी में हर जगह इम्पल्स मिलते हैं। ब्रेन में दर्द हो रहा है तो सर दर्द भी हमें बताना है, पैरों में दर्द हो गया, पैरों में चोट लग गई, तो इम्पल्स को नीचे भी जाना पड़ता है। तो हमारी कंप्लीट बॉडी में उन्हें क्या करना पड़ता है? मूवमेंट करना पड़ता है, इसलिए वो
साइज में लंबे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको एक ही जगह पे पड़ा रहना पड़ता है, उन्हें कोई फंक्शन नहीं करना होता या उनका फंक्शन बहुत छोटा सा होता है तो वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो सिमिलरली डिपेंड करता है कि उनके फंक्शंस कितने ज्यादा हैं, कितने कम हैं, तो उनके बेसिस पर जो सेल की जो साइज होती है वो भी डिफरेंट होती है। ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर जो मेन पॉइंट है हम लोग वहां पे वापस से आते हैं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग से निकालते हैं। बस एक चीज समझते हैं कि सेल क्या है। सेल सबसे छोटी यूनिट है जो कि क्या करेगी, हमारी जो बॉडी होगी उसे फॉर्म करेगी। जब सेल जो होंगे, नंबर ऑफ सेल्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बनाएंगे, ठीक है। जब वो टिश्यूज बनाएंगे तो वो डिफरेंट टिश्यूज, लाइक कोई और टिश्यू है तो स्किन टिश्यू है तो वो स्किन बनाएगा, और मसल टिश्यू है तो वो मसल्स बनाएगा। ऐसे डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे। एंड देन ऑर्गन लास्टली क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। कंप्लीट हमारी जो बॉडी होती है ना, सारी ऑर्गन जो होते हैं वो अकमलेटेड होते हैं एंड आपस में लाइक फ्रेंडली होकर फंक्शंस करते हैं। सो जो सेल होता है ना, उसकी डेफिनेशन होती है एक ऐसी यूनिवर्सल डेफिनेशन कि आप कितने भी बड़े हो जाओ या आप कितने भी छोटे रहो, बट वो डेफिनेशन कभी सेल की चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। एंड वो उस डेफिनेशन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने वो डेफिनेशन समझ ली तो आप बहुत इजीली उस चैप्टर को समझ लोगे। दैट इज सेल is the basic functional and structural unit of लाइफ। जो सेल होती है, क्या होती है सेल, सबसे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने दो वर्ड्स यूज करे हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल और यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट तो मतलब हो गया कि सबसे छोटी चीज जिसके ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, बट मैंने दो चीजों की बात की है, एक है फंक्शनल, एक है स्ट्रक्चरल। अब मुझे एक बात बताओ, ईंटों में दो ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं कि हम ईंटों को सबसे पहले यूज करते हैं घर की वॉल्स बनाने के लिए एंड फिर हम उसको सीमेंट से कवर करते हैं। हम लोग चाहें तो सीमेंट को भी तो डायरेक्टली यूज किया जा सकता है ना वॉल्स बनाने के लिए। आप सीमेंट को अकमलेट करते जाओ, सीमेंट तो बहुत स्ट्रांग होता है, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने घर में डायरेक्टली सीमेंट की वॉल्स बना लो? नहीं। एक बार आपके घर में कोई एल्डर पर्सन हो तो उससे पूछना, उनसे पूछना वो आपको क्या बताते हैं। आपको ऑटोमेटिकली सेल के इस स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलने के पीछे का रीजन आराम से समझ आ जाएगा। बट हम लोग फिर भी समझ लेते हैं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए, यू डोंट हैव टू टेक लोड। हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स बेटा दो चीजें देते हैं, एक वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद ने पर्सनली देखा है कि अगर कहीं भी डायरेक्टली सीमेंट की लेयरिंग हो जाती है ना, तो फटाफट से अगर वो थोड़ा सा भी कोई चीज उससे बहुत जोर से टच हो जाए तो वो सीमेंट टूट जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती है। बट अगर अंदर से उसको कोई चीज प्रोवाइड की जाए और फिर उसे सीमेंट से कवर कर दिया जाए तो वो बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। सिमिलरली सेकेंड जो होती है उसकी पॉजिटिविटी, दैट इज उसकी जो मेन फंक्शन होता है, दैट इज वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आप डायरेक्टली सीमेंट को जब अप्लाई करोगे ना तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसे वो स्ट्रक्चर देना जो कि ब्रिक्स को कवर करने पर उसका स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि आप कितना अंदर की तरफ भरोगे, कितना मोटा करोगे, वो आप जैसे उसे ऐसे करके खड़ा करोगे वो ऐसे गिर जाएगा, वो ऐसे गिर जाएगा। तो ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो ब्रिक्स होती हैं वो क्या करती है, अब ऐसे आपने ब्रिक्स लगा दिया तो आप अब क्या करोगे, सीमेंट की लेयर ऊपर से दे दोगे, तो अब आपको क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर, एक फिक्स स्ट्रक्चर जैसे देखो ये इसका मिल गया। तो अब आपको फालतू में कोई चीज
लाइक लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, ब्रिक्स रखा, उसको सीमेंट से कवर कर दिया। बट सोचो कि आप ट्राई कर रहे हो, सीमेंट को फिल किए जा रहे हो, सीमेंट को फिल किए जा रहे हो, फिल किए जा रहे हो, आप कितना भी ट्राई करो, आप जैसे जैसे इसकी लेयर ऊपर लोगे ना, ये पूरा का पूरा सीमेंट नीचे की तरफ गिरता जाएगा, सीमेंट खड़ा हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक तो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ठीक है, इनको कवर करने पर ही एक वॉल बन पाई। एंड लास्टली उसने क्या किया, इस लाइक उसका फंक्शन क्या था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो वो फंक्शन किया। वैसे ही बेटा सिमिलरली जो सेल होते हैं ना, वो फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों यूनिट बोली जाती हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं ना वो है, और हमारी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है, ठीक है। मान लो कि सेल का स्ट्रक्चर मतलब लाइक सेल हट जाए, सेल ही हट जाएंगे तो टिश्यूज कहां से बनेंगे, तो टिश्यूज नहीं बनेंगे तो हमारी मसल्स, हमारी बॉडी, हमारी स्किन कहां से बनेगी, और अगर यही चीजें नहीं होंगी तो एक ऑर्गन कहां से बनेगा, ऑर्गन सिस्टम कहां से बनेगा। तो हम लोग भी बिल्कुल फिर तो लाइक ऐसे हो जाएंगे कि हमारा तो कुछ ऑर्गन ही नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, इनफैक्ट बॉडी के ऊपर कुछ होगा भी नहीं। एंड सेकेंडली स्ट्रक्चर के बाद जो होता है वो फंक्शन क्या होता है। अगर मैं बात करूं फंक्शन का, तो एक छोटी सी सेल होती है ना जो हमें दिखती भी नहीं है, वो एक छोटी सी सेल भी ना बहुत सारे फंक्शन करती है। जो हम खुद को करते हुए देखते हैं ना, जो भी हम एक्शंस करते हैं वो हम सिर्फ इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी छोटी छोटी सेल्स हैं जो मिलकर अकमलेट होकर फंक्शंस कर रही हैं, और उन फंक्शंस की वजह से ही हमारी पूरी बॉडी और हमारे ऑर्गन्स वर्क कर पा रहे हैं। अगर सेल नहीं होगी वर्क करने के लिए तो टिश्यूज तो होंगे ही नहीं, तो वर्क कैसे होगा, टिश्यूज नहीं होंगे तो ऑर्गन कैसे होंगे, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम कैसे होगा। तो ना तो फंक्शन हो पाएगा और ना तो स्ट्रक्चर मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर यहां से मैं सेल को ही हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे आप कैसे पॉसिबल मान सकते हो कि टिश्यूज जो होंगे वो डायरेक्टली वर्क कर लेंगे, क्योंकि ये जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो तो है ही नहीं ना। तो ना तो टिश्यू रहेगा, ना ऑर्गन रहेगा, ना ऑर्गन सिस्टम रहेगा। तो बेसिकली बात अगर स्ट्रक्चर की जाए या फंक्शन की जाए, दोनों चीजें एक सेल हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। इसलिए सेल की डेफिनेशन बोली जाती है कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज सेल डिस्कवरी के बारे में। अभी तक हमने क्या करा, डेफिनेशन कवर कर दी। सो डेफिनेशन ऑफ सेल, जो मेन पॉइंट्स है हम लोग देख रहे हैं एक बार कि हम लोग एक्चुअल में क्या क्या कवर करने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सेकेंड इज बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल किसने डिस्कवर किया, किसने हमारे लिए इतना बोरिंग चैप्टर बनाया, ये सोच रहे होंगे ना आप कि काश पता लग जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि काश मुझे पता लग जाए कि मैथ्स किसने बनाया। लाइक सेल के बारे में किसने स्टडी किया, कैसे पता चला कि सेल जैसी कोई चीज भी होती है, क्योंकि ये तो हमें हमारी आंखों से दिखता ही नहीं है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर उन चीजों को स्टडी किया, उन्हें पता चला कि अच्छा ऐसी कोई चीज भी होती है, अच्छा ऐसे वर्क करती है, अच्छा। और ये अच्छा करते करते उन्होंने तो पूरी की पूरी सेल एक चैप्टर ही बना दिया, एंड वो हमें अब पढ़ना पड़ता है, अच्छा है ना। इसी तरीके से नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी के बाद हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। सेल के कंपोनेंट्स और सेल ऑर्गेनेली या ऑर्गेनेल, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मैम ये क्या होते हैं, बहुत बोरिंग से नाम है बेटा। जैसे हमारी बॉडी में हम लोग सबसे ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में 3-4 चीजों को देते हैं। जैसे हमारा ब्रेन,
क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन नहीं होता तो हमारा ये फंक्शन नहीं हो पाता। हम भी बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह होते, बस जी रहे होते, फूड इनटेक कर रहे होते, या तो मर जा रहे होते। ना तो हमारे अंदर कोई सेंस ऑफ इमोशंस होते, ना सेंस ऑफ फीलिंग होती, कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट इज कि और सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है दैट इज ब्लड। अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी पूरी बॉडी सर्कुलेट नहीं कर पाएगी। अगर सर्कुलेट नहीं करेगा जो भी फ्लूइड है, फूड है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, खाना पूरे ऑर्गन्स के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टमक के पास रह जाएगा। तो स्टमक इतना सारा खाना क्या करेगा, और बिना खाने के दूसरे ऑर्गन कैसे वर्क करेंगे। ओके, थर्ड इज जैसे हमारी बोन्स। आज हमारा जो भी स्केलेटन सिस्टम है, ये स्केलेटल सिस्टम ही तो हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। लाइक बोन्स हैं हाथ में, पैर में, एंड पूरे कंप्लीट स्कल पार्ट है। सिर्फ इसी की वजह से तो हम लोग स्ट्रेट खड़े हैं। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो हमारी बॉडी इतना ज्यादा इरेक्ट सीधा नहीं खड़ी होती, बिल्कुल ऐसे टिल्टेड होती, हमारे अंदर ना जान होती, ना बिल्कुल सीधा खड़े ही ना हो पाते। सो बोन्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, पर हम लाइक उनको कंसीडर करते हैं सेकेंडरी, और जो मेन प्राइमरीली हम लोग कंसीडर करते हैं इंपॉर्टेंट वो होते हैं जैसे हमारा ब्रेन, और जो मैंने एग्जांपल बताए। वैसे ही सेल के अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेकेंड होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारा ब्रेन होता है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल के, वो सारे के सारे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। थर्ड इज न्यूक्लियस के बाद हमारा साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक फ्लूइड होता है जो कि पूरे सेल में फिल्ड होता है, और जिसके अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। और जो सेल वॉल होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल की आउटर कवरिंग होती है जो कि उन्हें लाइक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं दैट इज सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग तो लोकोमोट कर सकते हैं, एनिमल्स तो खुद को सेव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह रन कर सकते हैं, बट ये लोग बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में ये है क्या, वहां पे जो सेल वॉल होता है ये ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ताकि जो प्लांट्स हैं वो उनको एक्सटर्नली या बहुत और लाइक मेजर से प्रोटेक्ट कर सके, इजिली कोई भी उन्हें ईट ना कर सके, डाइजेस्ट ना कर सके। नाउ जो न्यूक्लियस होता है वो मैंने आपको बताया सही कि बिल्कुल ब्रेन की तरह होता है, लाइक इसको जो है बहुत सारा ब्रेन भी बोलते हैं, और सेकेंडली बहुत सारे जो मेन फंक्शंस होते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल ब्रेन की तरह जो सेल के फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल भी करता है। सेल ऑर्गेनल्स की बात की जाए तो जैसे हमारी बॉडी में कैसे ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होती है, लंग्स होते हैं, स्टमक होते हैं, लिवर, पेनक्रियाज और बहुत सारे ट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें होती हैं जिनको हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम लोग फर्दर पढ़ते हैं। जैसे होता है फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, Golgi bodies, ribosomes, lysosomes, etc. ऐसे ही प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेलिंग फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि सेल एक्चुअली किस चीज को कंसिस्ट करके बना हुआ है, और ये लाइक कौन सी चीजें इनमें ऐड होती हैं, कैसे कैसे इनको शेप मिलता है, और कैसे कैसे ये पूरा फंक्शन और ये सारी चीजें करते हैं। सो वील स्टार्ट अ चैप्टर नाउ। लेट्स सी कि क्या है इस चैप्टर में। अब फर्स्ट इज साइटोलॉजी। बेटा अब मैम क्या है साइटोलॉजी? सो साइटोलॉजी देखते हैं क्या है।
The cell and its structure are studied under a branch of biology called cytology. जब सेल के बारे में हम लोग साइंस के अंडर उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में और जानते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी. तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि साइटोलॉजी क्या होता है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट सेल. ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज साइटोलॉजी. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सेल. डेफिनेशन ऑफ सेल. किसकी डेफिनेशन? सेल की डेफिनेशन. तो मैम हमें तो पहले से ही पता है, आपने बहुत अच्छे से हमको जो डेफिनेशन है वो लर्न करवा दी है. क्या डेफिनेशन लर्न की थी? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड सेल. जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है एक लिविंग बॉडी की, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स भी है जिनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है. सो हम लोग लिविंग बीइंग्स जितने भी जिंदा हैं, इंसान एंड जानवर या फिर प्लांट्स, जो भी अभी तक यहाँ पे लिविंग है हमारी अर्थ में, इंसेक्ट्स, फिशेस, सब सारे किंगडम्स, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, सब किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल. अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया कि सेल ऐसे बना हुआ है, सेल ऐसे डिस्कवर हुआ है एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट सेल. तो इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे की गई थी, और कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो होता है ये सेल होता है. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक. जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में ये बताया कि जो सेल होता है वो कैसा होता है. एक्चुअली क्या था ना, इसके पीछे एक स्टोरी थी. जो रॉबर्ट हुक थे वो अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर वर्क कर रहे थे. माइक्रोस्कोप हम आगे पढ़ेंगे. तो माइक्रोस्कोप मैंने जैसा आपको बताया कि छोटी छोटी चीजों को देखने में काम आता है जो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो वो बाहर गए, वो ढूंढ रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं कौन सी चीज को लूं जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरा माइक्रोस्कोप वर्क कर रहा है. उनका पूरा फोकस ना माइक्रोस्कोप पे था, सेल पे नहीं था. उन्होंने क्या किया, गए, एक बार्क होती है ट्री की, कॉर्क. तो उस ट्री की जो बार्क होती है उसे कॉर्क बोला जाता है. ये डेड सेल्स होती हैं जो बाहर अकमलेट हो जाती हैं. सो वो उस कॉर्क की बार्क को लेकर आ गए एंड उन्होंने उसके अंदर उसको ऑब्जर्व किया. जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल खाली रूम जैसा ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है. अब वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअल ये स्ट्रक्चर है क्या, उनको नहीं समझ आ रहा था. बट उन्होंने फिर भी उसको थोड़ा सा देखा. जितना उनको टाइम मिला उन्होंने उस चीज को डिस्कवर किया, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी. बट एज सच आई टोल्ड यू अर्लियर कि उनका पूरा फोकस माइक्रोस्कोप पे था. तो उन्होंने वहीं अपनी स्टडीज को रोक दिया. फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने फर्दर स्टडी करी. तो हम एक बार रॉबर्ट हुक के बारे में देख लेते हैं. एन इंग्लिश मैन, कौन थे? इंग्लिश पर्सन थे एंड फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. फर्स्ट क्यूरेटर थे, मतलब जो इन चीजों के बारे में पढ़ रहे थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में. नाउ ही ऑब्जर्व, व्हाट ही ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने वाले थे, तो उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में क्या किया, एक सेक्शन को स्टडी किया, देखा. किसका सेक्शन? बार्क ऑफ अ ट्री. कौन था वो? ट्री की बार्क. नाउ ही नोटिस्ड हनीकॉम. क्या उन्होंने क्या नोटिस किया? एक हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स. ये जैसे मैंने आपको बताया ना 1 2 ये ऐसे करके 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे हनीकॉम लाइक इनको कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे. क्या नाम दिया इन्होंने उसको? कंपार्टमेंट्स.
कंपार्टमेंट्स है, उन्होंने उसको लाइक उनको लगा कि खाली खाली रूम्स लाइक कोई स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है। उस टाइम तक तो उन्हें भी नहीं पता था कि व्हाट इज सेल, और वो ऐसी कोई डिस्कवरी भी करेंगे जो इतनी ज्यादा यूजफुल बन जाएगी। सो ही कॉइन्ड द टर्म सेल, उन्होंने क्या कर दिया, उसको सेल नाम दे दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। क्या मतलब होता है इसका? स्मॉल रूम। जब उन्होंने स्ट्रक्चर को देखा था तो उन्हें ये बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर लगा, जैसा हमने पढ़ा ना, बिल्कुल कंपार्टमेंट्स लाइक। तो इसलिए उन्होंने उसे क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, जिसका मतलब क्या था? स्मॉल रूम। नाउ ही रॉट अ बुक माइक्रोग्राफिया, जिन्होंने उन्होंने लाइक माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म और इन सब के बारे में लिखा था। तो उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेलिंग है जो बताया हुआ है कि उन्होंने एक बुक रॉट की थी, दैट इज माइक्रोग्राफिया। ही एक्चुअली ऑब्जर्व डेड सेल्स। पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, दो सेल्स होती हैं। यूजुअली जो सेल होती है ना वो लिविंग होती है, वो लिविंग है। जैसे हम लोग एग्स खाते हैं ना, एक लाइक हैन का और अलग अलग ऑर्गेन मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका, बर्ड्स का। तो जो बर्ड्स का एग होता है वो भी लिविंग होता है, तो वो एक कंप्लीट सेल होता है बेटा। लाइक हम लोग तो बहुत सारे सेल्स के बने हैं, बट जो एग होता है ना वो एक कंप्लीट सेल होता है। तो वैसे ही इन्होंने, जब वो सेल तो लिविंग होते हैं क्योंकि उनमें से क्या निकलने वाला होता है? एक ऑर्गेनिज्म निकलने वाला होता है, तो वो सारी चीजें तो लिविंग होती हैं। बट आपने जो ट्री की बार्क देखी है, वो आपने देखा होगा जो एक्चुअल प्लांट होता है वो तो बिल्कुल जब स्टार्टिंग होती है उसकी तो ग्रीन कलर की उसकी स्टेम होती है। धीरे धीरे करके जब वो ट्री बहुत बड़ा होता जाता है तो उसके बाद ना बार्क बनती जाती है एक तरीके से, मतलब वो बार्क की तरह ब्राउन कलर का पार्ट अकमलेट करते जाते हैं। जब वो बार्क का पार्ट अकमलेट कर लेते हैं तो वो डेड सेल्स बन जाता है एक्चुअली। अब डेड सेल्स बन रहा है मतलब मैम, डेड सेल्स मतलब होता है बेटा जो सेल होती है ना वो हमेशा लिविंग कंडीशन में रहती है, बट कभी कभी कोई सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वो फंक्शन नहीं कर पाती है। तो जब वो फंक्शन नहीं कर पाती है तो उनको डेड सेल कंसिडर कर दिया जाता है, मतलब मरी हुई सेल जो कि अभी यूजफुल नहीं है। तो प्लांट्स के अंदर तो ऐसा कोई तरीका है नहीं, वो तो ना नहाते हैं ना कुछ और करते हैं कि हमारी तरह शेड कर देंगे नहाते टाइम वाइल टेकिंग बाथ, या उनकी जो स्किन होगी वो खुद ब खुद उतर जाएगी। नहीं, उनमें क्या होता है कि उनकी बार्क के फॉर्म में जो डेड सेल होती है वो बाहर की तरफ अकमलेट होती जाती है, तो हम उसे डेड सेल बोलते हैं। तो यहाँ दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया जब उन्होंने एक्चुअली मूवमेंट देखे सेल के। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। तो जो स्टार्टिंग में रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने बार्क सेल जो थी, कॉर्क सेल, जो कॉर्क था उसकी बार्क का, प्लांट का, तो वो यूज किया था। तो बार्क क्या है? डेड सेल। तो फर्स्ट एक्चुअली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, और ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, दिस इज द बेटा वो कॉर्क सेक्शन है जो मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने कॉर्क का एक सेक्शन देखा था। तो उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में जो एक्चुअल देखा वो ऐसा था, मैंने बोला था ना स्मॉल स्मॉल रूम लाइक, कंपार्टमेंट्स लाइक, जो लाइक उन्होंने स्ट्रक्चर देखे थे। तो ये देखो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जो दिख रहे हैं, ये एक्चुअली उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, एंड इसी वजह से उन्होंने लाइक सेल को नाम दिया था कि फर्दर ये डिस्कवर हो सके, क्योंकि इट वॉज समथिंग न्यू टू नो। ओके, नाउ जो सेकेंड साइंटिस्ट थे हमारे वो थे एंटनी वेन ल्यूवेनहुक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नाम है, बट आप एंटनी, एंथनी नहीं एंटनी, तो आप एंथनी में से थ वाला सीन हटा दो, एंटनी कर दो। वैन तो आपने देखा ही होगा, वो वैन आती है ना जो चलती है रास्तों पे। नेक्स्ट इज ल्यूवेनहुक, तो ल्यूवेनहुक को आप ली यूवेन हुक पढ़ लो, ठीक है। हुक तो आपको पता ही है, हम लोग घर पे यूज करते हैं ना वर्ड हुक, तो ली यूवेन हुक। एंड कब डिस्कवर किया था इन्होंने? 1674 के अंदर। इन विच ईयर? 1674 के अंदर। तो उन्होंने एंटोवेन ल्यूवेनहुक थे जिन्होंने 1674 के अंदर जो सेल थी वो डिस्कवर किया था, और अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी, राइट। सो वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल।
ये एंटोइन लीeuwenhoek पहले थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था, राइट, लाइक बैक्टीरिया फ्रॉम टार्टर ऑफ टीथ, एरिथ्रोसाइट्स, फिश, स्पर्म एंड प्रोटोजोअम्स। अब इन्होंने किया क्या था, इनको भी माइक्रोस्कोप के अंदर लाइक बहुत इंटरेस्ट था कि ये कुछ ना कुछ चीजों को देखें, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर लेके गए। इनको कुछ मिल नहीं रहा था देखने के लिए कि ये कहाँ से कलेक्ट करके आए, क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, लेके गए एक पॉन्ड साइड पे एंड वहां से उन्होंने थोड़ा सा वाटर कलेक्ट कर लिया। अब जो वाटर उनके कलेक्ट होकर आया वो एक्चुअली उसके अंदर लार्वा थे, मतलब फिशेस के एग्स भी थे। तो वो जब उसे लेकर आए तो उन्होंने जब नोटिस किया तो कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो मूवमेंट कर रहे थे, तो ही वाज वेरी कंफ्यूज कि ये तो मूवमेंट कर रहे हैं और ये एक्चुअल में है क्या। जब उन्होंने फर्दर स्टडी करी तो उन्होंने जो बाद में डिस्कवर हुई चीजें कि उन्होंने तो फिश के छोटे छोटे स्पर्म्स एंड जो प्रोटोजोअम है, प्रोटोजोअम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज वर्टिसेला, और इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया देखा था टीथ के टार्टर में से। हमारे जो टीथ होते हैं हम रात को बोलते हैं ना ब्रश करके सो वरना बैक्टीरियाज हो जाएंगे, तो वो बैक्टीरिया इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया एंड फिर वो पॉन्ड वाटर में से इन्होंने लाइक फिश के स्पर्म्स एंड ये सारी चीजें फर्दर लाइक नोटिस किया एंड उनको ऑब्जर्व किया एंड फिर अपने लाइक व्यूज दिए कि एक्चुअल में लिविंग सेल भी जैसी कोई चीज होती है एंड उसमें ये फीचर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज एनग्रू। इन 1682 उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि दैट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट सेल इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो एक ऐसी यूनिट है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म के पास जो भी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ किस लिए है, वो इसलिए है क्योंकि सेल है। अगर सेल नहीं होगा तो उनके पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। पर हमें तो मैम ये पहले ही बता चुकी हैं, सो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज कुछ बातें अबाउट सेल। That is, cell is called structural and functional unit of life. हाँ मैम हमें तो पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। All the living organisms are composed of one or more cells. सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिवाय कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, बाकी जितने भी रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास वन या तो वन से ज्यादा जो सेल्स हैं वो होते हैं। तो वन तो वो जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है और जो दूसरे होंगे उनके पास एक से ज्यादा सेल्स होंगे। नेक्स्ट इज ऑल द सेल हैव सिमिलर बेसिस स्ट्रक्चर। उनके पास क्या होता है, सिमिलर बेसिस स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको सिमिलर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेल है वो अलग ही स्ट्रक्चर की दिख रही है, एक सेल है जिनका अलग ही स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होते हैं, सारा स्ट्रक्चर का बेसिस बिल्कुल सेम होता है। सेकेंड इज सिमिलर सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अगर मैं बात करूं कि मेरा हार्ट पंप कर रहा है तो हार्ट की जो सेल्स होंगी वो सब पंप ही करने में हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं है कि वो बोले कि नहीं यार मुझे ये जॉब में मजा नहीं आ रहा, मुझे तो हाथों का काम करना है, कम से कम वो मस्कुलर वर्क तो करता है, मुझे भी बॉडी वॉडी बनानी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हार्ट होगा वो हार्ट वाले ही फंक्शन करेगा, किडनी के सेल्स होंगे वो किडनी का ही फंक्शन करेंगे। दैट इज हर एक सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है जो उनको अलॉट किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर भी उनका बिल्कुल एज देयर फंक्शन ही डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट। अरे मैम कितने साइंटिस्ट हैं बेटा, ये लास्ट साइंटिस्ट है तो लाइक हम लोगों को इतना ज्यादा वो नहीं होना है। हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है, ये हमारे लास्ट साइंटिस्ट है जो कि लाइक रिलेट करते हैं सेल चैप्टर से। नॉल एंड रस्का इन 1932। यूजुअली ये जो नॉल एंड रस्का थे और जर्मनी डिजाइन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच वाज एम्प्लॉयड टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल इन 1940s। ये वो थे, नॉल एंड रस्का वर द 2 साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। एक्चुअली 2 टाइप के माइक्रोस्कोप थे। बहुत पहले एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था जिसे बोला जाता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोला जाता था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए काम में आता था, बट जब साइज बहुत छोटा हो जाता था ना सेल का, तो वो ऐसी चीजों को नहीं शो करता था, क्लियर शो नहीं करता था। मतलब लाइक जो साइज एक्चुअली माइक्रोस्कोप करता क्या है, जो बहुत छोटी छोटी साइज की चीजें होती है ना, वो आपको एनलार्ज करके मैग्नीफाई करके बताता है। तो इसका मैग्निफिकेशन जो लिमिट थी ना वो बहुत कम थी। फिर जो नॉल एंड रस्का थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, जिसमें उनकी जो लिमिट थी, वो जो देखने की लिमिट थी, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हुई एंड वो छोटी सी इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करके और ज्यादा एनलार्ज करके देख सकते थे। ओके, सो दिस स्टडी मतलब इस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको फर्दर छोटी छोटी चीजों को बहुत एनलार्ज करके पढ़ने में, लाइक एनलार्ज करके देखने में, उनके बारे में स्टडी करने के लिए यूज किया गया। हेलो स्टूडेंट, सो आई होप आपने जो भी हमने पढ़ा उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू, एंजॉय द लर्निंग।